हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जगीश बायोलॉजी। कल बेसिकली लास्ट टाइम अगर मैं बात करूँ तो एक प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने 24 क्वेश्चन डिस्कस करे थे इस कंपार्टमेंट पेपर 2025 के। अब मैं बाकी बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं इसके वो डिस्कस करता हूँ इस वीडियो के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 25 से हम आज स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई ए टू एफ इन द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ द सीक्वेंस। आपके पास जो कंपाउंड है वो ये जो कंपाउंड है ये देखने को मिल रहा है। और इस कंपाउंड को अगर मैं कंपाउंड के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ किस तरीके से लिखा हुआ है, तो अभी आपको ये देखने को मिलेगा कि इस पॉइंट पर है CH3, देन वी हैव अ कार्बन, फिर उस कार्बन के बाद आपके पास एक और CH3, उसके बाद फिर है आपके पास कार्बन, और उस कार्बन के बाद है आपके पास Br। तो इस तरीके से बेसिकली आपके पास कंपाउंड है। इस कंपाउंड में अब उसने रिएक्शन दिया है कि एक आपको ए कंपोनेंट बनाना है, एक बी बनाना है, एक सी बनाना है, एक डी बनाना है, एक ई बनाना है और एक एफ बनाना है। अब ये 6 के 6 कंपोनेंट 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली एक रिएक्शन आपकी हाफ की होगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जब देखते हैं कि अगर यहाँ पर जो कंपोनेंट है जिसे ए बनाना है तो उसमें उसने कहा है कि आप Mg यूज करोगे और ड्राई ईथर के साथ। और आप जानते हैं Mg ड्राई ईथर जो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यूज करा जाता है, और Mg चला जाएगा किसके पास, Br के पास। इसलिए इसका जो कंपोनेंट होगा ये आपका बन जाएगा, सॉरी, ये बन जाएगा आपका CH3 CH CH3, और यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2, ये वाला CH2, और उसके साथ हो जाएगा MgBr, एंड दिस इज योर ए, दिस इज योर ए। नाउ ए को वो कह रहा है कि आपको ए को रिएक्ट कराना है, यानी ए से जो फर्दर रिएक्शन है उसमें आप H2O ऐड करेंगे तब क्या होगा। और जैसे ही हम MgBr वाले कंपोनेंट के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो MgBr आपका बेसिकली क्या होता है, रिमूव हो जाता है। MgBr जो है वो आपका रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से फाइनल प्रोडक्ट आप क्या बन जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास CH3CH, इधर हो जाएगा CH3, और इसके साथ एक था हमारे पास CH3, एंड दिस विल बी द बी। ये आपका जो कंपोनेंट है वो हो गया बी। ये जो कंपोनेंट बना हुआ है दिस इज योर ए। ओके, आगे अगर हम बात करें तो फिर आपको सी बनाने को बोल रहा है, तो वो कह रहा है अगर इसी कंपाउंड के अंदर आप रिएक्ट कराते किसको, NaOC2H5 को, तो जब आप NaOC2H5 को याद करो तो NaBr के साथ चला जाएगा, बचेगा हमारा OC2H5 जो कि इस जगह पर आके ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा सी, वो हो जाएगा CH3 CH CH3 और CH2 एंड देन OC2H5। ओके, तो ये आपका सी हो जाएगा। फिर उसने कहा है कि इसी वाले कंपाउंड के अंदर, अगर आप इसी कंपाउंड के अंदर इस वाली जो रिएक्शन है इसमें Na2Br की जगह पर इस वाले कंपाउंड में अगला जो रिएक्शन है वो आपको डी बनाना है, जहां पर आप एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं, एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं। जब आप एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो जो आपका एन कंपाउंड होते हैं वो इन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। जो आपके एन कंपाउंड होते हैं वो, सॉरी, इन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से द प्रोडक्ट विल बी CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका डी। अब इस डी के अंदर वो कह रहा है कि आप HBr मिलाइए। अब जब आप HBr मिलाओगे तो HBr मिलाने पर Br इस मास में पहुंचेगा और जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ई प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हमारा ई प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CBr CH3 एंड CH3। तो दिस इज योर ई। ये आपका ई प्रोडक्ट है, ये आपका डी प्रोडक्ट है, ये आपका सी प्रोडक्ट है, और यहाँ हम बी की बात कर चुके हैं। फाइनल केस में है कि उसने फिर यहाँ पर लिया है कि आप Na यूज करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और Na अगर आप यूज करोगे तो क्या होगा, अब ये कंपाउंड जो है वो 2 टाइम्स रिएक्ट करेगा। 2 टाइम रिएक्ट करने का मतलब क्या है कि जो आपका CH3 वाला कंपोनेंट है इस CH3 के साथ में होगा, Br हटेगा और वहां पर आके दोबारा से ईथर लग जाएगा। सॉरी, ईथर कह रहा हूँ, कंपाउंड जो है आपका वो नेक्स्ट कंपाउंड इसमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से फाइनल प्रोडक्ट अगर हम देखें तो फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा। जो आपका एफ पूछा गया है दैट विल बी CH3 C CH3 CH3 C CH3 CH3 and then we have a CH3, and this will be your F and that is your final product। तो इस तरीके से बेसिकली एक क्वेश्चन होगा।
इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको रिएक्शंस याद करनी है, आपको रिएक्शंस याद करनी है, लिख लिख के देखनी है, जिससे आपको आइडिया लग सके कि कौन से कैटलिस्ट या कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल करके या किस कंडीशन में क्या चीज किसके अंदर कन्वर्ट होती है। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट बी हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ देखो पार्ट बी के अंदर डिस्कस करें, सबसे पहला मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद केसीएन। मिथाइल क्लोराइड यानी CH3Cl को आप रिएक्ट करा रहे हो किससे, KCN के साथ। तो KCN से अगर आप लोगे तो नाइट्राइल वाले कंपाउंड बनते हैं और ये बनाएगा मिथाइल साइनाइड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CN। इसे आप बोलते हैं मिथाइल साइनाइड। ओके, और इसको अगर हम बात करें तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। ओके, इसका IUPAC नेम क्या होगा। अगली जो रिएक्शन है वो है मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद NaI यानी CH3Br। मिथाइल ब्रोमाइड को आप रिएक्ट करा रहे हैं NaI से। अब I जो है वो मोर रिएक्टिव होता है, जिस कंडीशन में ये इसको रिमूव करेगा Na चला जाएगा Br के साथ, देन इट विल बी CH3I प्लस में NaBr बाहर निकल जाएगा, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा मिथाइल आयोडाइड। क्या हो जाएगा, मिथाइल आयोडाइड, जिसे आप बोलते हैं आइडोमिथिल। आइडो कॉमन नेम के अंदर आप इसे आइडोमिथेन के नाम से जानते हैं। ओके, मिथाइल आयोडाइड और आइडोमिथेन। तीसरा जो है मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सिल्वर फ्लोराइड, यानी आप CH3 ब्रोमाइड ले रहा है, Br को रिएक्ट करा रहे हैं सिल्वर फ्लोराइड से, AgF से। ठीक है, अब यहाँ AgF से अगर आप रिएक्ट कराते हैं तो ये AgF बेसिकली कन्वर्ट होता है किसमें, मिथाइल फ्लोराइड में। तो ये बन जाएगा CH3F, Ag चला जाएगा Br के साथ। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3F, दैट इज योर मिथाइल फ्लोराइड, और यू कैन से फ्लोरोमीथेन। ओके, ये कंडीशन आपकी कहलाएगी फ्लोरोमीथेन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26। इथेन एमाइन रिएक्ट विद बेंजाइल क्लोराइड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट X। उसने कहा इथेन एमाइन आपका रिएक्ट करता है किससे, बेंजोइल क्लोराइड से, बेंजोइल क्लोराइड से। ओके, give the structure of IUPAC, name X, and can X undergo Hoffman bromide degradation reaction? If yes, then give the structure of the product. If no, then give रीजन। अब तो सबसे पहले आपको एक्स कंपाउंड बताना है। अब एक्स कंपाउंड बेसिकली बनने का कैसे रहा है कि आपका प्रोडक्ट एक्स बन रहा है जब आप एक इथेन एमाइन को रिएक्ट करा रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड से, इसलिए आपके बेंजीन के ऊपर इथेन एमाइन लगेगा और वो कंपाउंड जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये आपके साथ आगे CO और साथ में आप लगाएंगे इसमें इथेन एमाइन C2H5 एंड दिस इज योर X। ठीक है, ये जो कंडीशन है वो आपकी क्या है, X है। इसकी अगर हम नेम की बात करें, जैसे कि इसमें पूछा है कि इसका नेम क्या होगा, तो इसका नेम होता है N इथाइल बेंजामाइड। N इथाइल बेंजामाइड, इसका नाम जो है वो N इथाइल बेंजामाइड होता है। उसने कहा कैन X अंडरगो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, आंसर है नो, it cannot go undergo Hoffman bromide degradation reaction. Okay, if yes then give the structure of the product, if no then give reason। अब हमने कहा जाएगा नहीं तो यहाँ नो आएगा, then we have to give the reason। और रीजन क्या है, बेसिकली जो ये है ये एक N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है, बिकॉज it is a because it is a N substituted एमाइड, क्योंकि ये एक N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है, दैट्स व्हाई ये हॉफमैन ब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के अंदर फॉलो या उसकी कंडीशन को फॉलो नहीं करता। तो इसे आप याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में उसमें देखो ये पूरी की पूरी एक टेबल दी है। द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन A plus 2B गेट्स कन्वर्टेड इनटू C plus में 2D। एक्सपेरिमेंट में डाटा ये आपको दिखा 1 2 3 4 सीरियल नंबर है जो एक्सपेरिमेंट करेगा, या उसमें इनिशियल वैल्यू ऑफ बी दे रखी है, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दे रखी है। ठीक है, तो इसके बिहाफ पर वो कह रहा है डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो सबसे पहले आप करोगे क्या, देखो आपको
ऑर्डर होता है जो आपका विद रेस्पेक्ट टू ए के बात करूं और आप विद रेस्पेक्ट टू बी के बात कर सकते हो। तो आप क्या करो, उसके ऑर्डर को एक को एक्स मान लो और दूसरे को वाई मान। जैसे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जब ये रिएक्शन पढ़ी होगी, तो रेट कैसे लिखते हो, रेट लिखते हो के ए टू द पावर, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। ओके, अब इसके फॉर्म में आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर उसने दे रखा है कि रेट बेसिकली क्या है, आपको यहाँ पर इसने दे रखी है इनिशियल रेट वगैरह क्या है और उसकी वैल्यू दे रखी है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं कंपोनेंट वन यानी रिएक्शन वन के लिए लिखूं तो मेरे पास है 3 इंटू में 10 टू द पावर, ओके 3 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 4 एंड दैट इज इक्वल टू के। ए की कंसेंट्रेशन क्या है हमारी 0.10, देख लो 0.10 है, ठीक है, और 0.10 टू द पावर एक्स, और बी क्या है 0.10 टू द पावर वाई, एंड दिस इज योर इक्वेशन वन। ऐसे ही आप दूसरी इक्वेशन लिख लो, दैट विल बी 9 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 4, ये दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ 0.30 की पावर एक्स एंड 0.30 की पावर वाई। ओके, ये इक्वेशन टू हो गई। ऐसे इक्वेशन थ्री लिख लो, दैट इज 3 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 4 इक्वल टू के इंटू में 0.10 टू द पावर एक्स एंड 0.30, ओके, की पावर y, and this is your equation 3, and last we have 6 into में 10 to the power minus 4 is equal to k concentration of 0.20x and 0.40 y। अब यहाँ पर से आपको वैल्यू निकालनी है, तो आपको ऐसी इक्वेशन लेनी पड़ेगी जिससे आप काट सको। अगर आप इस देखोगे तो इन दोनों को अगर आप लेते हो तो 3 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 4, 3 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 4 कट सकता है, के से के कैंसल आउट हो जाएगा 0.0 से, और एक्स से ये वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी, बचेंगी ये दो वैल्यू जिससे आप वैल्यू फाइंड कर लोगे। ओके, तो बेसिकली हमें क्या करना है, इक्वेशन वन को डिवाइड कर दो बाय 3, तो यू विल राइट डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 3। ओके, जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसमें बेसिकली आप 1 को 3 से डिवाइड कर दो। जब आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको वायु की वैल्यू देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप इस बाकी सारी वैल्यू काटोगे, जब सारी वैल्यू काटोगे तो इधर जीरो आएगी, इधर जीरो आएगी, तो वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी जीरो, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो जब आप इसे सॉल्व करोगे। ओके, द ऑर्डर, ऐसी कंडीशन में तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो चुकी है। अब ऐसी कंडीशन में एक और रिएक्शन है, अब यहाँ पर आप इससे इसको एक बार डिवाइड कर लो जिससे y की वैल्यू कैंसल आउट करने में तुम्हें मदद मिल जाएगी, ठीक है। ये जो y की वैल्यू है इसे आप कैंसल आउट कर पाओगे, ठीक है, तो इसे भी आप सॉल्व कर ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन सॉरी डिवाइडिंग इक्वेशन, डिवाइडिंग इक्वेशन और एक्सपेरिमेंट भी लिख सकते हो आप, 2/3। तो जब इसे करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से देखो इसे काटोगे तो ये कितनी टाइम जाएगा, अगर इससे इसे काटे तो 3 टाइम जाएगा, 3 3 9, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू में यहाँ पर वैल्यू इसकी 10 से 3 बार जाएगी, 10 3 30, 3 बार जाएगा 3 टू द पावर x, इतना आ जाएगा आपके पास। इस तरीके से अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1, पावर की वैल्यू आपके सामने आ गई। x की वैल्यू 1 का मतलब क्या है कि आपको ऑर्डर मिल गया, क्या मिल गया, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए। तो ए के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर आया है वो 1 है और बी के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर आया है वो 0 है। अब वो कह रहा है ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, अगर आपको, अगर आपसे कहता है ओवरऑल ऑर्डर निकालो तो ओवरऑल का ऑर्डर कैसे निकलता है, दोनों वैल्यू को ऐड कर दो, तो 1 प्लस में 0 करोगे तो दैट विल बी योर 1, कितना आ जाएगा 1। भाई एक की वैल्यू 1 है, दूसरे की वैल्यू 0 है, तो आंसर कितना आ गया 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 आ गया। 1 होने का मतलब क्या है कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अब आप चाहो तो इसे लिख भी सकते हो, अगर वो लिखने को बोलता है तो रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर कंसंट्रेशन 1 थी और बी टू द पावर कंसंट्रेशन 0। अगर ये 0 हो गई तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ओवरऑल रेट किस पे डिपेंड कर रही है, ये हो गया के ए टू द पावर 1, दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर होता है। आगे बस में इस तरीके से है। अगर ना समझ में आइए तो एक बार और रिपीट कर देना, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर देना, मैं इसको आपको अलग से दोबारा से एक बार और समझा दूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से करे जाते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक हल्का सा मैथमेटिकल लॉजिक है जो आपको इसमें अप्लाई करना है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28।
गिव पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर बेसिकली देनी है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इज यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। पहले भी ये कई बार क्वेश्चन मैंने देखा है, ठीक है, पेपर्स के अंदर एक दो बार मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ कि क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पर होता क्या है कि वाई मतलब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इज यूज फॉर सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, क्यों यूज करते हैं आपको रीजन देना है। उसकी वजह क्या है कि जो एल्डिहाइड होता है वो वाटर सॉल्युबल फॉर्म बनाता है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड्स, ठीक है, जिससे आप बेसिकली वी कैन से मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि विच कैन बी कन्वर्ट बैक टू द एल्डिहाइड ऑन ट्रीटिंग इट विद द डाइल्यूट मिनरल एसिड और एल्कली। ओके, ऐसा आप कर सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली इसका रीजन क्या हुआ, रीजन अगर आप इसे देंगे तो हम बोलेंगे बिकॉज एल्डिहाइड फ्रॉम नॉट फ्रॉम सॉरी फ्रॉम वाटर सॉल्युबल, क्या बनाएगा, वाटर सॉल्युबल हाइड्रोजन सल्फाइड, water soluble hydrosulfite, sorry not sulfide, it is sulfite addition compound, addition compound, okay, which can be converted, which can be converted back to aldehyde, back to aldehyde on treating, on treating it with dilute mineral acid, dilute mineral acid, or we can also use the alkali, ओके, मिनरल एसिड और एल्कली के साथ आपसे ट्रीट कर दीजिए, इसलिए आप बेसिकली सेपरेशन करने के लिए और प्योरिफिकेशन के लिए, एल्डिहाइड की प्योरिफिकेशन और सेपरेशन के लिए सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज बी। बी क्वेश्चन पूछ रहा है 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनन डज नॉट फॉर्म साइनोहाइड्रिन, डज नॉट फॉर्म साइनोहाइड्रिन। इसकी इक्वेशंस को आप ऑब्जर्व कर लेगा किस तरीके से होता है, मैं आपको रीजन बता देता हूँ। होता क्या है कि ये जो कंपाउंड है 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहाइड हेक्सेनन डज नॉट फॉर्म साइनोहाइड्रिन बिकॉज इसमें कंडीशन जो आती है वो एक ही आपको सिंपल है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है, 3 नंबर का मैं दे रखा है 1 1 मार्क्स में। तो इतने बड़े कंपाउंड में जब आप इसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करोगे तब आप देखोगे कि इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू स्टेरिक, देखो बहुत छोटा सा आंसर आपको देखने में लग रहा होगा, बट रियलिटी यही है कि आपको नंबर इन्हीं पे मिलते हैं, आपको कुछ ज्यादा छेड़खानी नहीं करना, हिस्ट्री की तरह से लिखना नहीं है, जितना टू द पॉइंट है उतना आंसर दीजिए, देन यू विल गेट योर मार्क्स। तो यहाँ पर आंसर आएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पार्ट नंबर सी। ओनली वन NH2 ग्रुप ऑफ सेमी कार्बोजाइड इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बोजोन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अदर NH2 ग्रुप होते हैं वो रेजोनेंस में होते हैं विद कार्बोनाइल ग्रुप। ओके, जो अदर NH2 ग्रुप होते हैं वो रेजोनेंस होते हैं में होते हैं, यानी हम ऐसे लिखते हैं द अदर NH2 ग्रुप इज इन रेजोनेंस with the carbonyl group, okay, with the carbonyl group। तो इसे आप याद रखिए। नाउ मूव टू द सेक्शन डी, और सेक्शन डी में सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, एक पूरा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन दे रखा है जो आपको यहाँ पर करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर डी को अगर आप देखें तो ये पूरी स्टेटमेंट आप एक बार पॉज करके पढ़ ली, ठीक है। इसमें कुछ वैल्यूज वगैरह दी है जहाँ कोऑर्डिनेशन एंटिटी वगैरह आपको गिवन है, ठीक है, वेवलेंथ गिवन है ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड, कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड एंड कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये वैल्यू वगैरह दे रखी है, जिसके बिहाफ पर यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दीस 4 क्वेश्चंस। सबसे पहला, व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं आपको फिर से बता देता हूँ व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप कैसे लिखोगे, सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं अरेंजमेंट 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 ऑफ लिगेंड्स
arrangement of ligands in the increasing order of their field, increasing order of their field strength. Their field strength is called spectrochemical series. और उसने कहा राइट द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा टी एंड डेल्टा ओ. बेसिकली आपका ये ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल जो कंडीशन है उसके बिहाफ पर दे रखा. तो इसका फॉर्मूला आपको शायद याद हो, आपने पढ़ा हो. तो इसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 in bracket delta O, and this is the relation between this delta T and delta O. Now we move to the second question, that is B. Arrange these three ligands in the increasing order of wavelength of light absorbed. तीनों को आपको बेसिकली लिखना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा. ओके, तो आप कैसे लिखेंगे? नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट करते हो जाते हैं, कैसे करके आप लिगेंड की क्वांटिटी वगैरह उसको चेक करके वैल्यू आप निकाल सकते हैं. अरेंज कैसे है मैं आपको बता दूं. तो इसकी अरेंजमेंट होने वाली है बी. पहला जो आपका कंपाउंड होगा दैट इज योर COCN6 3 नेगेटिव. फुल कॉन्सेप्ट है इसको निकालने के लिए. से बड़ा कंपोनेंट होगा आपका CO. अब हमारे पास लिगेंड है न्यूट्रल में NH3 6 with 3 positive charge, and then we have a copper with H2O ligand. 4 ligand देखे हैं with 2 positive charge, and this is the correct sequence of this question. On the basis of the crystal field theory, write the electronic configuration of D5 ion if delta O is less than P. If delta O is less than P. तो ये आपको बी इसका बेसिकली आंसर बताना है और में जाके, और में ही बी का ऑप्शन है. तो वो कह रहा है कि आपको बेसिकली क्या, ऑन द बेसिस ऑफ द क्रिस्टल फील्ड लेजेंडरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है. तो आप जानते हैं वो T2G और EG के अंदर चला जाता है, और T2G और EG बनता है. T2G में 3 होते हैं और EG में 2 होते हैं. एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सी. डिफाइन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. ठीक है, क्रिस्टल फील्ड CFSE ये हमारी बुक के अंदर दे रखा है एनसीईआरटी में. बहुत एक अच्छा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. ठीक है, उसको आपको डिफाइन करना है. तो अगर आप इसे डिफाइन करना चाहते हैं तो ये क्या होता है, किसी भी एक डी जनरेट डी ऑर्बिटल है जो उसमें से अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करना है तो उसको सेपरेट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की डिमांड होती है दैट इज कॉल्ड CFSE. तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड द एनर्जी रिक्वायर्ड the energy required to separate the energy required to separate the degenerate d orbital into T2G and EG sets when ligands approach the central metal atom. And you can also write ion. This is the answer of this question. Now move to the question number 13. ये भी एक केस बेस्ड क्वेश्चन है. इसको आप पॉज करके एक बार पढ़ ले पूरी थ्योरी को. मैं सीधे क्वेश्चंस के आंसर पर चलता हूँ. सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के आपको 2 फंक्शन बताने. तो आप जानते हैं आपके फूड के अंदर होता है जिसका मेन काम होता है टू प्रोवाइडिंग द एनर्जी. ठीक है, और इसके लिए आप इसको हम फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, आल्सो यूज एज अ फ्यूल की तरह से इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा एनर्जी को स्टोर करने का भी तरीका होता है. हमारी बॉडी में अगर हम बात करें एनर्जी स्टोरेज इसमें देखने को मिलता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है और प्लांट्स के अंदर स्टार्च की फॉर्म में. इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट मदद करता है सेल वॉल फॉर्मेशन में. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए आपके ए ऑप्शन के. फिर आता है हमारा ऑप्शन नंबर बी. व्हाट आर द मोनोसैकेराइड्स. अब मोनोसैकेराइड ये बेसिकली क्या है, क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट का. जब आप कार्बोहाइड्रेट को लेते हो तो कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली क्लासिफाई करा गया है डिफरेंट टाइप में, जहां मोनोसैकेराइड्स, ओके, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के नाम से जानते हैं कि उसमें कितनी बड़ी चेन है और कितने मॉलिक्यूल्स के बिहाफ पे इन्हें बेसिकली सेपरेट करा जाता है. और ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हो बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर में से. अब यहाँ वो कह रहा है
कि व्हाट आर द मोनोसैकेराइड, उसे आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो जिसे आप फर्दर हाइड्रोलाइज ना कर पाओ, तो बी को आप ऐसे लिख सकते हैं, द कार्बोहाइड्रेट, द कार्बोहाइड्रेट which cannot be which cannot be further hydrolyzed, जिसे आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। और आप ऐसे लिख सकते हो, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म, यानी इससे ज्यादा सिंपल फॉर्म के अंदर आप उसे कन्वर्ट नहीं करते। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है तो दोस टाइप ऑफ शुगर इज नोन एज मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड, इनकी जो सिंपलर यूनिट की अगर आपसे पूछने लग जाए कभी कि सिंपलर यूनिट बताइए, तो दो सिंपलर यूनिट इनकी फॉर्म देखने को मिलती है, एक होती है एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड, एंड सेकंड जो होती है वो होती है कीटोन की। किसकी होती है? कीटोन की। सेकंड जो होती है वो होती है कीटोन की। इसके बाद फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, फिर हमारे पास सी क्वेश्चन आता है, उसमें लिखा है नेम द हार्मोन विच मेंटेन द ग्लूकोज लेवल विद इन द नैरो लिमिट इन द ब्लड। हमारी बॉडी के अंदर कौन सा होता है? तो दो आपको याद रखने हैं, या इससे रिलेटेड डिजीज भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द, देखो यहाँ पहले पहला वाला पार्ट देख लो, राइट द नेम ऑफ द डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी होने की वजह से कौन सी होती है? तो बच्चों के अंदर ये बीमारी आपने छोटे से ही सुनी होगी, इसे हम बोलते हैं रिकेट्स। ठीक है, ये रिकेट्स आपको देखने को मिलती है इन चिल्ड्रन। अगर बच्चों में पूछेगा तो आप बच्चों में बताएंगे रिकेट्स होता है, अगर वो बड़ों में पूछे तो आप आंसर देंगे ओस्टोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया। ओके, ये एडल्ट्स में होती है, इन एडल्ट्स। ठीक है, हार्मोन की यहाँ पे बात करी गई थी, जो सी वाला पार्ट था, तो आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम होता है एक हार्मोन का, जिसे आप बोलते हैं इंसुलिन। और ये इंसुलिन आपका रिलीज होता है बॉडी की एक ग्लैंड से, जिसे बोलते हैं पेनक्रियास। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर अगर हम देखें तो राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट फ्रॉम द पायरोलुसाइट ओर। पायरोलुसाइट ओर बेसिकली हम बोलते हैं MnO2 को। तो इसकी आपको रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे जरूर आप याद कर लें। कैसे लिखोगे? तो 2MnO2 प्लस में 4KOH रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू 2K2MnO4, 2K2MnO4 with the release of two water molecules। ओके, ये कंडीशन है, ये आपको याद रखनी है। एक तो ये है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 3MnO4 2 नेगेटिव, अगर मैं आयनिक फॉर्म में जाऊं, दैट विल बी relate with 4H positive will convert into 2MnO4 negative प्लस में MnO2 प्लस में 2H2O, and this is the equation of क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेक्शन ई। अब सेक्शन 2 की तरफ जाते हैं। गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग। देखो रीजन के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि भाई रीजन दीजिए, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से आ जाता है मोस्ट ऑफ द, अगर हम टाइम बात करें, या अदर चीजों से भी देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला है Sc एटॉमिक नंबर 21 साल्ट्स आर व्हाइट। क्यों होता है? बिकॉज इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स, इन डी ऑर्बिटल्स। दूसरे का क्वेश्चन देखो, आपको ई नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu इज पॉजिटिव वेयर एज Cu Mn2 पॉजिटिव Mn इज नेगेटिव। ऐसा क्यों? आपको बेसिकली पहुंच रहा है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पर आपको कुछ चीजें याद रखनी होती हैं, जैसे कि आपने शायद सुना हुआ हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में। तो लो हाइड्रेशन एंथैल्पी जब आपको देखने को मिलती है, जबकि जैसे कि मैं अगर मैं बात करूं तो दो कंपोनेंट है, एक हाइड्रेशन एंथैल्पी है इसमें, और दूसरा एक कंपोनेंट होता है हमारे पास जो बेसिकली एटमाइजेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एटमाइजेशन की। तो अगर मैं सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करूं तो एक तो इसमें होती है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन HYDH0। ठीक है, डेल्टा ये होती है, और एक डेल्टा ए एटमाइजेशन H0 ऐसे होते हैं।
ये आपको वैल्यू चेक करनी पड़ती है। लो होनी चाहिए आपकी ये, और हाई होती है आपकी ये। ठीक है, ड्यू टू लो हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड हाई एटमाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, एटमाइजेशन एंथैल्पी। अब ये किसकी देखने को मिलती है, तो ये होती है भाई कॉपर की, CO2 पॉजिटिव की। इसलिए जबकि Mn की केस में बात करूं तो उसकी लोअर एटमाइजेशन एंथैल्पी होगी और लोअर ही हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, दोनों की दोनों कम होती है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें दोनों क्या होंगी, दोनों की दोनों आपकी लो होंगी। ठीक है, इसमें भी लो होगी और इसमें भी लो होगी। क्लियर। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें, वो तीसरा है ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ऐसा क्यों होता है? ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे। इसकी वजह क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। रीजन क्या होता है? ड्यू टू द presence of a greater number of unpaired electrons। ओके, जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से ये रिजल्ट करता है स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन में। जिसकी वजह से होगा क्या? स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, विच रिजल्ट इन द मेटालिक बॉन्डिंग, which result in the metallic bonding। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना क्वेश्चन के आंसर किस तरीके से लिखा हुआ है। नाउ मूव टू द पार्ट बी। अगर बी पार्ट की तरफ इसके हम पूछे तो यहाँ पर सबसे पहला करा है, यू हैव टू कंप्लीट द इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आप चेक कर लेना, जरूर आपको देखने को मिलेगी इक्वेशन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को जब आप पढ़ोगे तो वहां होती है। तो इसमें जो Cr2O7 2 नेगेटिव को जब आप हाइड्रोजन सल्फाइड और H पॉजिटिव आयन से रिएक्ट कराते हो तो सबसे पहले एक आपका क्रोमियम आयन देता है, दैट इज 2Cr3 पॉजिटिव, प्लस में रिलीज होते हैं 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स। सॉरी, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, साथ में रिलीज होते हैं 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स एंड सल्फर बनते हैं आपके। ठीक है, 3 सल्फर आपको देखने को मिलते हैं, सल्फर बनता है। तो ये रिएक्शन ऐसे कंप्लीट होगी। और यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन को जब आप आयोडाइड इससे मिलाते हैं रिएक्शन से, तो ये बनाता है Cu2I2 और साथ में I2 सेपरेट। अब इसको आप बैलेंस कर लेना, जब आप इसे बैलेंस करो तो 2 कॉपर है तो यहाँ 2 आ जाएगा, और 2 और 2 4 आया तो यहाँ पर आपका 4 आ गया। ठीक है, इस तरीके से। देखो यहाँ से फिर एक और क्वेश्चन गिव रीजन में आपका, मतलब क्वेश्चन दे रखा है गिव रीजन का। सबसे पहला, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ लैंथेनॉइड इज डिफिकल्ट। ऐसा क्यों? और इसका बेसिकली एक ही सिंपल सा आंसर है, बहुत ही सिंगल लैंग्वेज में, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इन्हें सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डी की अगर मैं बात करूं, क्रोमियम हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मैग्नीज। क्रोमियम हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मैग्नीज। उसकी वजह क्या है? तो सिंपल सी बात है, बिकॉज मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम एज कंपेयर टू मैग्नीज। तो क्रोमियम का जो है वो हायर मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है ड्यू टू मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ज्यादा होते हैं। कहाँ? फ्रॉम Ns and N-1 D। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2 4Zn। ऐसा क्यों? तो उसकी वजह क्या होती है? ड्यू टू हायर वैल्यू ऑफ द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द जिंक। यानी होता क्या है कि जो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 2 तक तो चले जाते हैं भाई, 2 तक वैल्यू आपको मिल जाती है, क्योंकि 2 तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना आसान हो जाता है। लेकिन 2 के बाद आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर सकते, और उसकी वजह है ड्यू टू हायर वैल्यू, हाई वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो आपके कोर्स में है वो है, दैट इज योर 32 क्वेश्चन, जो कि फाइनल क्वेश्चन होता है पेपर का। सबसे पहला, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। आप चैप्टर नंबर 1 से पढ़ लेना। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड which just stop the flow of solvent across the semi permeable
मेम्ब्रेन, यानी किसी भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से फ्लो करने के लिए रोकने के लिए जो प्रेशर एक्स्ट्रा अप्लाई करा जाता है, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। उसमें पूछा है व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्यों कॉलिगेटिव है? बिकॉज ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे एंड नंबर ऑफ मोल्स पे। अगर कोई भी आपसे पूछे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ टू प्योर लिक्विड। अब देखो यहाँ प्योर लिक्विड क्वेश्चन दे रखा है। अगर मैं बताऊं तो आप जैसे कैसे करते हो भाई, तो भाई आपके पास फॉर्मूला होता है पीटी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू में एक्स प्लस में पी नॉट बी इंटू में एक्स बी। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो। अब पी टू का मतलब पी ए इंटू में एक्स, अगर हम बात करें तो पी नॉट ए अपने पास है नहीं, एक्स से निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स बी होता है, प्लस में यहाँ पे आ गया पी नॉट बी एंड एक्स बी। ये फॉर्मूला जर्नल सा है अगर आप देखो किताब में। अब आप यहाँ से वैल्यू निकाल लो। अगर मैं पीटी की वैल्यू थ्रू टोटल प्रेशर जो कितना दे रखा है वो 600 दे रखा है, कितना दे रखा है 600। एक ही कंडीशन में कितना दे रखा है 450, तो ये हो गया 450 वन माइनस एक्स बी, प्लस में पीवी की वैल्यू कितनी है, सॉरी 700, कितनी वैल्यू है 700, पीवी की वैल्यू कितनी है 700 आपकी दे रखी है, और साथ में क्या आ गया आपके पास एक्स बी। अब एक्स बी यहाँ पर भी आएगा, एक्स बी भी यहाँ पर भी आएगा, तो एक्स बी कॉमन आ जाएगा, इसे आप फर्दर सॉल्व कर लो। ठीक है, अब ऐसे करोगे तो भाई 600 इक्वल टू 450 माइनस 450 एक्स बी प्लस में 700 एक्स बी, इसे सॉल्व कर लो। 450 में से ये निकाल दो वैल्यू, 450 को इधर ले जाओ माइनस कर दो, तो कितनी हो गई आपकी, ये वैल्यू हो गई आपकी, बचे कितना 150। ठीक है, 150 में यहाँ पर फिर 700 एक्स बी और एक्स बी कॉमन ले लो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसे माइनस कर लो 150 300, यानी आपका काट दिया एक्स बी, इसे सॉल्व करना है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी नियरली 0.6। और जब ये वैल्यू 0.6 आ गई तो एक में से घटा दो तो एक्स की वैल्यू आ गई 0.4। ठीक है, यूनिट कोई होती नहीं है, यही आपका आंसर है। अगला और लास्ट जो क्वेश्चन है जो और में दे रखा होता है, ऊपर का पार्ट करा दिया और में, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ इज, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा है, यहाँ डेविएशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम द रॉल्स लॉ। एक्सपेक्टेड व्हेन फिनोल एंड एनिलीन आर मिक्स्ड विद ईच अदर। अब फिनोल और एनिलीन को अगर आप आपस में मिक्स करते हो तो व्हाट चेंजेस नेट इन द नेट वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर एंड एंथैल्पी एक्सपेक्टेड। तो फिनोल और एनिलीन का एग्जांपल याद रखना, इसमें जो डेविएशन आता है वो नेगेटिव डेविएशन आता है। कौन सा आता है, नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा, इसमें नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। और जो वॉल्यूम होता है मिक्सचर का, जो यहाँ पर पूछा गया है, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑलवेज डिक्रीज हो जाता है। नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं और उसमें अगर हम देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या होगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा एच जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, डेल्टा एच जो होगा वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन अगर देख लो यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन अगर दे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 750 mmHg एट 99.48 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू। देखो ये क्वेश्चन आपका आई थिंक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ वैल्यू हल्की फुल्की चेंज हुई है तो, लेकिन इस तरीके का एक क्वेश्चन उसने दे रखा है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख लो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है भाई, उसने कहा है कि जो टेम्परेचर है वो 99.48 डिग्री सेल्सियस है, और होना क्या है टोटल कितना होता है, अगर मैं चेंज निकालूंगा तो आपका हो जाएगा 100 माइनस 99.48, दैट विल बी इक्वल टू 0.52। ठीक है, ये आ गया। अब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट एम, के बी डॉट एम। तो यहाँ पर अगर आप निकालोगे तो डेल्टा टी बी कितना है 0.52, के बी की वैल्यू कितनी है 0.52 गिवन है। ठीक है, 0.52, और एम आप निकाल लो, कैसे निकालते हो, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू में 1000 अपॉन में डब्ल्यू ए। इन सब की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू पुट कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली ये क्वेश्चन आप पेपर आपको सॉल्व करना, एक दो बार जरूर देख लें कैसे क्वेश्चन हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन और कैसे होते हैं। ये भी मैंने एक सैंपल पेपर आपके लिए डाला है कंपार्टमेंट का, आज ही मैं शायद दूसरी वीडियो भी डाल दूंगा, इसके साथ मैं अब एक और वीडियो सैंपल पेपर डालूंगा जो कि 2025 का होगा, फिर मैं एक 2024 का सैंपल पेपर डालूंगा, सैंपल पेपर नहीं मतलब सीबीएसई का जो पेपर है प्रीवियस ईयर के वो डालूंगा। ठीक है, जिससे आप उन्हें भी देख लेना, जिससे आपको एक आइडिया और लग जाएगा किस तरीके से सारे पेपर सॉल्व करे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके किस तरीके से आते हैं। ओके, और उससे रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझना हो तो आप मुझे कमेंट कर दें कि इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझा दें, उसमें न्यूमेरिकल समझा दें, तो मैं वैसा भी आपको समझा दूंगा।